खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं और आप प्रोग्राम देख रहे हैं जी 5 का 5 में हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। शाम 5 बजे आते हैं तो एक बड़े मुद्दे पर बात करते हैं, मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तजिया तबसरा करने की कोशिश करते हैं। और आज भी सियासत के मैदान में एक बयान है और बयान आज सुबह से लगातार गर्दिशों में है क्योंकि मामला बिजली का है और यह बिजली का मसला इतना ज्यादा संगीन हो गया है कि आज सुबह से लगातार इस पर सियासत हो रही है। मामला क्या है बिजली का और क्या वाकई तौर पर स्टैंड लेने की जरूरत है या स्टैंड को डाइल्यूट करके आगे बढ़ने की जरूरत है, दोनों मुद्दों पर आज गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी देर में मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको फटाफट से कुछ अहम बड़ी खबरों की ओर लिए चलते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं जनूबी कश्मीर, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है। 2 अलग अलग मकामात से इतलात सामने आई जनूबी कश्मीर के अंदर और बाद में पता लगा कि जनूबी कश्मीर के अंदर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। कुलगाम में मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की गई। मिलिटेंटों की मौजूदगी एक इलाके के अंदर थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और सर्च के दौरान गोली चली है, जिसका जवाब दिया गया है। और इस वक्त बाडीमर्ग यारीपोरा का इलाका है जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च चलाया गया था और इत्तला ये थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। उनकी दरपकड़ के लिए जो कॉलम्स रवाना किए गए थे उन पर गोली चली है, इस तरीके की इत्तला आई, जिसके बाद आनन फानन में एडिशनल डिप्लॉयमेंट इस इलाके के अंदर रवाना कर दी गई है और तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया था। और तकरीबन पिछले 3 घंटे से मुसलसल यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अगरचे अभी तक दोबारा से किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट मिलिटेंटों के साथ नहीं हो पाया है, ताहम जरा के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अभी भी इस गांव के अंदर, जिसका नाम यारीपोरा बाडीमर्ग के आसपास का इलाका है, जहां पर ये गोली चलने की खबर सामने आई थी, वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का खसूसी दस्ता, जिसे आप स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कहते हैं, वो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं और तमाम सूरत हाल पर जिला पुलिस अफसरान भी नजर रखे हुए हैं। जनूबी कश्मीर चलेंगे सीधे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। अब्दुल हमीद, जरा अपडेट करें। थोड़ी देर पहले आप ब्रीफ कर रहे थे कि इत्तला मिलने के बाद मजीद इजाफी दस्ते यहाँ पर तैनात कर दिए गए क्योंकि गोली चली थी। क्या ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, जिसमें कुछ राउंड फायर भी चले थे, बाज़ाब्ता तौर पर एनकाउंटर में तब्दील हुआ है या सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि एक तरफ से रेजिडेंशियल एरिया है, दूसरी तरफ से कुछ बागात का एरिया है, कुछ नाला जैसा टाइप भी है जहां से ये कहा गया कि वहां पर एग्जैक्टली फायर हुआ था। क्या डिटेल्स है भी आपके पास और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अब्दुल हमीद हमारे साथ अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे तो ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट करेंगे। थोड़ी देर पहले के विजुअल्स जहां पर आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस इलाके का मुहासरा किया है। बाडीमर्ग यारीपोरा कुलगाम का इलाका आर्मी मूवमेंट थी। इतलात के मुताबिक आर्मी मूवमेंट पर फायर हुआ है, जिसके बाद इस इलाके को कॉर्डन में लिया गया है। एक तरफ से रेजिडेंशियल एरिया है, थोड़ा सा बागात है और एक नाला भी पास में है जहां से मुमकिन हमला या गोली चलने की खबर आई थी। बहरहाल अभी यह पूरा ऑपरेशन जो है यहां पर लगातार जारी है। अब्दुल हमीद के साथ हमारा राब्ता हो गया जी, सीधे साउथ कश्मीर चलेंगे। हमीद जरा अपडेट करें, ये जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जिसे हम कैसो कहते हैं, पहले इसको शुरू किया गया था। इत्तला ये थी कि आर्मी कॉलम जा रहा था जिस पर फायर खुला, जिसका जवाब भी दिया गया, लेकिन क्या अब गोलियों का तबादला शुरू हुआ है? क्या ऑफिशियल इसको एनकाउंटर माने या सिर्फ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन तक ही ये इलाका अभी तक है? मगर दोनों तारकान के दरमियान जो बंदूक है पूरी तरह से खामोश है। सोर्स से यही पता चला है कि एक बाग में मिलिटेंट्स ने अपने पनाह ले लिए, जो कि खुली मैदान की तरह है। वहां पे पेड़ पौधे उनका सहारा लेकर मिलिटेंट भागने की कोशिश में है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से इस गांवों को घेरे में ले रखा। ये उस मुकाम पे ये एनकाउंटर चल रहा है जहाँ पे शिपियन और कुलगाम का बॉर्डर मिल रहा है। जहाँ पे हम अगर बाडीमर्ग की बात करेंगे, बाडीमर्ग तो शिपियन के साथ आके सुर सोनू कुलगाम की तरफ आता है, वो थाना यारीपोरा है, जिला भी उसका कुलगाम है। मगर बाडीमर्ग जो है वो
शिपटन थाने के साथ मिलता है, शिपटन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये उसी के दरमियान, बॉर्डर के दरमियान ही यहाँ पे ये इनकाउंटर जारी, जिससे बताया जा रहा था कि ये कभी शिपटन के इलाके में है और कभी ये बताया जा रहा था कि कुलगाम के इलाके में। इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, इस वक्त वो कुलगाम के एरिया में है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से इस गाँव को अपने घेरे में ले रखा है। दूर दूर तक रिस्ट्रिक्शन जो है दिखाई दे रहे हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। आर्मी की टुकड़ियां इस वक्त भी यहाँ पे आ रही है, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आर्मी की जो गाड़ियां है इस इलाके की तरफ रुख कर रही है और पूरी तरह से यहाँ पे। तो क्या मैं ये मानूं कि इजाफी सिक्योरिटी दस्ते इस इलाके की ओर रवाना कर दी गई है और मुसद्दिका ऑपरेशन जो है, मुसद्दिका इत्तला जो थी उसके बाद अब ये बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि अगर 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर कांटेक्ट हो पाता है तो ये ऑपरेशन हो सकता है कंक्लूड रात को, अगर नहीं तो उसको कल तक भी लिया जा सकता है, क्योंकि रात के अंधेरे में ऑपरेशन चलाना इस इलाके के अंदर मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तरफ से रेजिडेंशियल है, दूसरी तरफ से थोड़े से बागात है और किसी तरीके का कोई रिस्क ना लिया जाए सिक्योरिटी की तरफ से। शायद इस तरीके का भी प्लान बनाया गया हो। हाँ, यहाँ पे अगर 1 या 1.5 घंटा लग जाता, उसके बाद सूरज डूब जाएगा पूरी तरह से। इस इनकाउंटर को जारी रखना फौज के लिए चैलेंज बनेगा, मगर अभी लाइट जो है वो बुलाई गई है, जनरेटर जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं उसको उनको यहाँ पे बुलाया गया है। वो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस इनकाउंटर को खत्म किया जाए, मगर पूरी तरह से फौज इसमें कामयाब नहीं हुई है और जो फौज है और भी टुकड़ियां बुलाई गई है, मजीद इलाके को घेरे में ले रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो बागात है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। कई किलोमीटर तक ये जो सेब के बाग है वो कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर इनको भागने का मौका मिला तो उन बागों में इनको पकड़ना काफी सारा मुश्किल है। अच्छा जी अब्दुल हमीद, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब शाम का वक्त है, जो लोग सुबह घरों से निकले थे उन्होंने वापस अपना घर आना है, एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं, एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, और जो रिहायशी अब अंदर जाना चाहते हैं क्या उन्हें कोई इजाजत है? किस तरीके से उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है? नहीं, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। यहाँ पे इनकाउंटर चला वहां पे तो पूरी तरह से किसी को आने की इजाजत नहीं है। जो उसके बाद जो डेरपुरा आता है, डेरपुरा ये सुरसुरु के नजदीक गांव है, उस गांव के लोगों को जो बाहर थे उनको तो घरों तक जाने की इजाजत दी गई। जो स्कूली बच्चे हैं, घर वाले परेशान है, मगर उनको टीचर्स को हिदायत दी गई कि वो अपने साथ इनको बिठाए तब तक जब तक इनकाउंटर चल रहा है, उसके बाद ही उनके घर वालों के हवाले कर दिया जाए। मगर यहाँ पे टीचर्स के साथ लोगों ने रब्ता किया, जिनके साथ हम भी मिले, उनके साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे सेफ है, मेरे घर में है, मैं उनको अपने घर में रखूंगा तब तक जब तक ये इनकाउंटर खत्म हो जाए। वो फौज ने भी हिदायत जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई गांव से बाहर है वो गांव से बाहर ही रहे, किसी रिश्तेदार के घर में रहे तब तक जब तक ये इनकाउंटर जारी है। और जो वहाँ पे नजदीक जो घर पड़ते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, और जो बाकी जो मेडिकल इमरजेंसी है किसी को, उसको तो मेडिकल एड के लिए जाने की इजाजत दी जा रही है, मगर पूरी तरह से गांव को घेरे में ले रखा है। दिन के उजाले में सर्च ऑपरेशन चला था, उसमें जो भी लोग घर से बाहर है उनको घरों से बाहर ही रहने की हिदायत दिए गए। अच्छा अब्दुल हमीद, ये तो एक पहलू था। अब ये बताइएगा कि कुल मिलाकर क्या ये पूरा 1.5-2 किलोमीटर का एरिया है जिसको कॉर्डन में रखा गया है, या कोई स्पेसिफिक एरिया है जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है जिसको कॉर्डन में लिया गया है? हाँ, ये रेजिडेंशियल एरिया है, मगर जो बागात एरिया उसी में जो सोर्सेज से हमें पता चला है कि जो सेब के बागात है उसी में मेडिटेशन से पनाह ली है। जो रेजिडेंशियल एरिया है उसको छोड़ दिया है। जो बाग है, बाग कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं, अगर उनको वहां से थोड़ी सी डील मिल गई तो मेडिटेशन को भागने का। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद, आप बने रहेंगे, आपको अगले बुलेटिन में हम जरूर अपडेट लेंगे। फिलहाल खारजी और दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं, किसी को अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं है, इजाफी दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन जो पहली इब्तिदा में फायर हुआ था बस उतनी ही फायरिंग हुई है, उसके बाद दोनों तरफ से बंदूकें खामोश है, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। बात हम कर रहे थे कुलगाम यारीपोरा के बाडीमर गांव की, जहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को शुरू किया गया है। खबर तो यह थी ऑपरेशन की, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन की, लेकिन पुलिस एक और महाज पर भी कार्रवाई कर रही है, और यह कार्रवाई है मंशियात मुखालिफ। जम्मू में मंशियात मुखालिफ बड़ी कार्रवाई जारी है, और एक और कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है, क्योंकि कानून
कि मुहाफिज को पकड़ लिया गया है, यानी एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से कुछ पैसे और मंशियात बरामद करने का दावा किया जा रहा है। ऑन अ स्पेसिफिक टिप ऑफ एक ऑपरेशन किया गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू अस्पताल के आसपास के इलाके के अंदर, और वहां पर फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और ड्रग सिंडिकेट से वाबस्तगी होने के पेश नजर एक पुलिस कांस्टेबल की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्तलिफ खबर रसाई इदारों के मुताबिक और ग्राउंड जीरो से जो इतलात आ रही है कि कांस्टेबल मोहम्मद मुख्तियार नामी जो जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के अंदर था, इसे गिरफ्तार किया गया है और इससे ब्राउन शुगर जैसी या हीरोइन जैसी जो ड्रग्स है वो बरामद हुई है और कमोबेश 9,000 रुपया इससे कैश भी बरामद हुआ है। अब ये कांस्टेबल कहां पर गिरफ्तार हुआ है? मुर्दाघर लाश खाना जहां पर होता है, मॉर्चरी यहां पर होती है, वहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास ये खड़ा था और बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई की। इतला उनके पास थी जिसको टिप ऑफ करते हुए ऑपरेशन किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर बख्शीनगर पुलिस स्टेशन ने इसमें केस रजिस्टर कर दिया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी अहम बात है, पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यह बात काबिल जिक्र है कि मुख्तार का ताल्लुक एक बड़े सिंडिकेट के साथ बताया जा रहा है और ये जिस तरीके से अस्पताल स्पेस यानी अस्पताल प्रेमिसेस को चुन रहा था, शायद ही किसी को यह अंदाजा होता कि ये ड्रग्स बेच रहा है, ड्रग्स की सप्लाई कर रहा और फिर पुलिस में था। तो ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर भी ऐसे भेड़िए छुपे हैं जो इस वर्दी को दागदार करते हैं कई बार, क्योंकि इससे पहले भी एक पुलिस कांस्टेबल, उसकी 2 बीबियां गिरफ्तार हुई और तीनों पर यह इल्जाम है कि वो भी मंशियात का कारोबार धड़ल्ले से करते थे, क्योंकि वर्दी तो लगी थी, किसी को शक होना नहीं था और इसी बहाने कारोबार चलता था। अब पुलिस जरा का यह भी मानना है कि इस पर सख्ती के साथ देखा जा रहा है और जहां जहां पर भी इंटेलिजेंस इनपुट या थोड़ा सा भी इनपुट है कि पुलिस कांस्टेबल इसमें मुलविस है, उन सब की तहकीकातें भी शुरू कर दी गई है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होगी। इस बीच इत्तला और खबर यह है कि पुलिस ने आज खुद इस मामले के अंदर नोटिस लेते हुए यह साफ कर दिया है कि प्रॉपर्टी को भी देखा जाएगा और पता लगाया जाएगा कि मंशियात के कारोबार से कितनी प्रॉपर्टी हासिल की गई है, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत सील किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर उसे हुकूमत जो है वो अपने पास लेगी और इबरत के तौर पर ये सजा सुनाई जाएगी। तो फिलहाल एक पुलिस कांस्टेबल आज दोबारा गिरफ्तार हुआ। इससे पहले एक हफ्ते कबल आपको याद होगा एक और पुलिस कांस्टेबल और उसकी 2 बीवियां थी, तीनों लोग गिरफ्तार हुए और आज एक और पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ है और उसके कब्जे से भी जो है ब्राउन शुगर जैसी चीज बरामद हुई है। वो ब्राउन शुगर है क्या है, लेकिन पुलिस का मानना है कि वो मंशियात है और अब थोड़ा सा और इंतजार करना होगा जब इसमें मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल पुलिस को पुलिस की कामयाबी मिली है, लेकिन अपने ही लोगों को अब शिकंजे में लेने का काम भी किया। तो अब यह सिंडिकेट जिसको हम लगातार आपको समझा रहे हैं कि ड्रग्स उड़ता जम्मू कश्मीर है और हजारों लोग जो है बल्कि लाखों लोग जो है वो इसके शिकंजे में आ चुके हैं, ये किस तरीके से पलप रहा है, किस तरीके से बन रहा है, वो आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि सिर्फ 8 दिन के अंदर 2 बड़ी कामयाब ऑपरेशन हुए और दोनों ऑपरेशन में पुलिस वाले पकड़े गए और उनके कब्जे से भी हीरोइन और इस तरीके की चीजें जो है वो बरामद हुई है। चलिए जनाब अब आते हैं अहम मौजू की और जिस पर हमने गुफ्तगू भी कर दी, हमारे मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और बात करते हैं वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब की, क्योंकि खबर यह है कि रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली के दौरे पर है और दिल्ली दौरे के दौरान जहां कर पावर सेक्टर पर मुनक़िदा एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया, वहीं पर आज उन्होंने नायब सदर हिंद के साथ भी मुलाकात की है और अब इत्तला यह है कि इस सरकारी दौरे के दौरान वजीर आला आज सदर हिंद से भी मिल सकते हैं और वजीर खजाना के साथ भी इनकी मुलाकात मुतवक्का है। ताहम याद रखिएगा कल जब पावर सेक्टर कॉन्फ्रेंस में वजीर आला ने शिरकत की तो उसके बाद एक बयान सामने आया जिस बयान को लेकर हंगामा शहर के अंदर हुआ है और इतलात और खबरों के मुताबिक आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने
उमर अब्दुल्ला के बयान को पर तनकीद करते हुए कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को किसी भी तरीके से टो नहीं करना होगा और हमने अपनी मांग को बड़ी मजबूती के साथ सामने रखना होगा। मामला इंडस वाटर ट्रीटी का था, जिसके तहत रियासत के वजीर आला का यह मानना है कि इस ट्रीटी के तहत जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान हो रहा है। यही बात महबूबा मुफ्ती ने सामने रखते हुए कहा कि यह बोली भारतीय जनता पार्टी की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 60 साल पहले एक मुआहिदा हुआ था जिस पर आज भी काम हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रियासत को इससे नुकसान है, लेकिन इस वक्त इस तरीके का बयान देकर हम उन खाकों में रंग भर रहे हैं जो बीजेपी के हैं और हमने अपने रियासत के मफादात को नजरअंदाज नहीं करना होगा। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, जरा इसको पहले समझिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो सितंबर सन 1960 में हुई थी, जो आज तक नाफिजुल अमल है, वाहिद एक ट्रीटी है जिस पर दोनों तरफ से काम हो रहा है। इस पर अब सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है। सरमा का मौसम है, बिजली गायब है, हुकूमत ने 200 यूनिट देने का फैसला भी किया है। इस बीच इंडस वाटर ट्रीटी सुर्खियों में इस वक्त बनी हुई है। जानो माल का इतना नुकसान हुआ है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई मुआहिदा है जो पिछले 70-75 साल में टिका रहा, मेरे ख्याल में 60s में ये हुआ था, तो वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी, जिस पे कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमें इससे नुकसान है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हम इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते। मगर सोचने की बात यह है कि जितना हमने इस्तेमाल किया इस पानी को, जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, क्या वो हमारे हैं? मतलब ये तो बीजेपी का नैरेटिव है कि हमने जी इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए, उसको दोबारा देखना चाहिए, तो बीजेपी की लाइन है। तो मुझे लगता है हमें बीजेपी की लाइन टो नहीं करनी चाहिए। उमर साहब को, हमको ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे पीडीपी का पहले भी ये मानना था, जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस था उसमें भी हमने ये कहा था कि चूंकि हमें बहुत नुकसान है इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, मगर उसको कंपनसेट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनसेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे इतने सारे पावर प्रोजेक्ट, सलाल पावर प्रोजेक्ट बना तो तब मरहूम शेख साहब थे यहाँ पर, उन्होंने वो एनएचपीसी को दे दिया। उसके बाद फारूक साहब 96 में आए तो 7 हमारे पावर प्रोजेक्ट उन्होंने दोबारा एनएचपीसी को दे दिए। तो मेरे ख्याल में हमें ये कहना चाहिए कि जो रंगराजन कमेटी है, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो हमारा पावर आपने एनएचपीसी के हवाले किए है, उसके बदले में कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की स्टेट को वापस दे दीजिए, या आप यूनियन टेरिटरी कह दीजिए, हमारी जबान से तो निकलता नहीं है लफ्ज। बजाय ये कहना कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सवाल खड़े करना, मुझे लगता है कम से कम बीजेपी के लिए अच्छा होगा। वो पूरे मुल्क में इसका डंडोरा पीटेंगे, और मगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दोबारा कोई ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलना, कोई ऐसा मसला दोबारा खड़ा करना पाकिस्तान और मुल्क के दरमियान, हमारे लिए उसका नतीजे हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। जब आपस में इन मुल्कों के, दोनों मुल्कों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है वी शुड कंसंट्रेट, फोकस ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए तैयार करना है कि आप कम से कम एनएचपीसी या जो दूसरे पावर प्रोजेक्ट आपने लिए हैं हमसे, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट हमें रिटर्न कर लीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर में पानी की, बिजली की किल्लत है, जम्मू के लोग गर्मी में मरते हैं, गर्मी से, और सर्दी में कश्मीर की हालत बहुत बुरी होती है। तो अगर वो हमें अपने, क्योंकि पंजाब के दरिया उन्होंने अपने कब्जे में रखे हैं, हमारे दरियाओं का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, तो हमारा कसूर क्या है? जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या है? तो अगर हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं तो कम से कम 1-2 हमें वापस करके हमारा पावर प्रोजेक्टों को वापस किया जाए, न कि इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र करके दोनों मुल्कों के बीच टेंशन को कायम किया जाए। याद रखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी पर पहले ही वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान को 2 खत, 2 रिमाइंडर्स भेजे गए, जिसमें यह कहा गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुख्तलिफ आर्टिकल्स पर गुफ्तगू होनी है, क्योंकि हालात बदल चुके हैं। सन 1960 में जो मुआहिदा हुआ था, अब उसमें तरमीम की ज़रूरत है, आबादी के तनासुब से भी और मामलात के हिसाब से भी। अगरचे वर्ल्ड बैंक और दीगर मामलात, जो दीगर इदारे हैं, अभी इस पर कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई है, ताहम जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पावर सियासत
बहुत ज्यादा तेज है। इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। फारूक अहमद डार साहब, मारूफ ताजिर हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद वानी साहब, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रफीक रातर साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान भी है अभिजीत जसरोटिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जसरोटिया साहब, कल एक मुद्दा था स्टेट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, कल एक मुद्दा था फुल मिलनी चाहिए हाफ मिलनी चाहिए, लेकिन आज तो मुद्दा इंटायरली चेंज हो गया। कहा जा रहा कि इंडस वाटर ट्रीटी पर बिल्कुल बात ना हो, बल्कि यह कहा जाए कि एनएचपीसी के पास जो जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको या तो वापस किया जाए या कंपनसेट के तौर पर 2 प्रोजेक्टों को दिया जाए या इतना पैसा दिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अज खुद कुछ सिस्टम बना सके ताकि उनको इस पानी का फायदा भी मिल सके। 1960 की ट्रीटी, बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ऑन द हेड ऑफ द चेयर थे, लेकिन शायद उनकी रूह को भी नहीं पता होगा कि यह मुआहिदा हुआ कैसे था। गौर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पर्टिकुलरली आज इस टॉपिक के लिए बुलाया, और ये टॉपिक में सबसे ज्यादा रेलेवेंस इसलिए बनता है क्योंकि जो इस इंडस वाटर ट्रीटी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान अगर हमारे सभी पैनलिस्ट में किसी ने सहा है तो मैं ही सबसे बड़ा हूं, क्योंकि मैं उस कंडी क्षेत्र से आता हूं जहां पर इसी ट्रीटी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं मूलतः कठुआ का रहने वाला हूं। थोड़ा सा जरूर, क्योंकि मेरी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर काफी जो मेरा छोटा मोटा, मैं काफी तो नहीं कहूंगा, जो मेरा छोटा मोटा नॉलेज है मैं जरूर आपके दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। कि कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, तो वो लम्हे वहीं से शुरू हो गए थे 1960 की ट्रीटी से, जो ट्रीटी की गई थी नेहरू जी और अयूब खान जी के बीच में। अब बात यह आती है कि उस समय उस ट्रीटी की कोई इतनी बड़ी हमारे ऊपर आफत नहीं थी कि इस ट्रीटी को मानते ना मानते, वो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आगे हमारे खिलाफ षड्यंत्र बुनता था, हमने उसकी बातों में आकर, और नेहरू जी ने इसको पूरी तरह से स्टडी नहीं किया, जिस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर लाके इंडस ट्रीटी थोपी थी, ये आपके सामने मैं जरूर आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 5 दरिया थे, 5 दरिया में से 3 दरिया को उन्होंने अपने पास रखा, और वो 3 दरिया दुर्भाग्यपूर्ण, कितना उनमें पानी आता था 33 मिलियन एकड़ फीट, ये 3 दरिया का पानी है, जिसके अंदर आपका सतलुज, ब्यास और रावी आता है। और जो 2 सबसे बड़े दरिया थे जिसके बारे में जिक्र किया जाता है, जो कि हमारा चनाब और झेलम था, इनके अंदर 135 मिलियन एकड़ है, यानी से इनसे 3 गुना ज्यादा वो 2 दरिया देते थे, जो नेहरू जी ने उस समय भी प्लेट में परोस कर पाकिस्तान को दे दिए, और ये 3 दरिया हमारे पास रहे। अब चले, यहां पर भी ये त्रासदी खत्म नहीं हुई। मैं पूरी बात इसलिए बताना चाहता हूं ताकि लोगों को पता चल जाए कि कहां से नाइंसाफी जम्मू कश्मीर के साथ होती है। सबसे बड़ा जो अगर प्रॉब्लम किसी ने फेस की तो मेरे कंट्री के लोगों ने फेस की, क्योंकि 1979 के अंदर शेख साहब का और प्रकाश सिंह बादल का आपस में एग्रीमेंट साइन हुआ कि इसके ऊपर हम एक डैम बनाएंगे। जो डैम तो बना नहीं उस समय, लेकिन जब नरसिम्हा राव जी 1995 में आए तो सबसे पहले रंजीत सागर डैम का इसके ऊपर काम शुरू हुआ। रंजीत सागर डैम, क्योंकि अगर आप जम्मू को जानते हैं अच्छी तरह से, जिसे थेन डैम भी कहा जाता है, इसका 60% एरिया जो है वो मेरा कंडी का एरिया है, जिसमें कठुआ, बिलावर, बसोली, ये सभी के सभी एरियाज आते हैं, और 60% का पानी भी हमारा था। अब ये सारे का सारा पानी और सारी की सारी बिजली जो है वो पंजाब को सौंप दी गई, और जम्मू कश्मीर को, मेरे कंट्री के लोगों को जो मिलना था, इसमें से एक बूंद पानी नहीं मिला, ना ही इसमें से एक पॉइंट बिजली भी मिली। यही कारण है कि मेरे कंडी के लोग जो है उनकी जमीनें बंजर रही, जो कि मेरी खुद की भी जमीन इसके अंदर आती है, और कई सालों तक हमने ये अपने आप में सही है। आज भी जो पिछला लेटेस्ट रिकॉर्ड, जब 2017 में हमारी कोalition सरकार थी, जब इसमें रिकॉर्ड निकाला गया, उसके अंदर आप सुनकर हैरान रह जाएंगे गौर साहब कि 8,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो आज भी पंजाब गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को देने हैं, यानी कि मेरे कंडी के लोगों को देने हैं। अगर वो 8,000 करोड़ रुपया मेरे कंडी के लोगों को मिल जाए तो मेरी कंडी की जो है कायाकल्प हो जाती है। और ये मैं डाटा अपने से नहीं दे रहा हूं, इंडियन रजिस्टर ऑफ लार्जर डैम्स है 20019, वहां से आप ये चेक कर सकते हैं कि 8,000 करोड़ रुपए आज भी पंजाब को देना है। लेकिन चले, अच्छी बात इसमें यह है कि अब जो शाहपुर कंडी पे प्रोजेक्ट बन रहा है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बना है, उसके अंदर जो है हमें हमारा शेयर और हमारा पानी मिलेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य 60-70 साल पुराना है, जिसका सीधे का सीधी अगर आप बात करें तो केवल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इन सरकारों ने जो मेरे कंडी के लोगों के साथ नाइंसाफी की है, वो मैंने आपके दरमियान आज रखी। ठीक है जी। रफीक रातर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम बिजली की बात करते हैं तो हमेशा एक मौजू ये बहस रहा है, और इस पर काफ़ी सिविल सोसाइटी ने भी डिस्कशंस की, और मुझे याद है आप भी एक ज़माने में बड़े एक्टिव थे सिविल सोसाइटी में, तो आप भी इस पर काफ़ी गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि आज आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से आज महबूबा मुफ्ती साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या मीडिया को बुलाते हुए ये बात क्लियर की कि इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। अभिजीत जसरोटिया कह रहे थे जनाब पाकिस्तान से आप बात करें ना करें, पंजाब हुकूमत ने भी हमारा हक मार दिया, वहां से भी कुछ नहीं मिला। तो एंटायरली अगर आज के दिन भी गुफ्तगू नहीं होगी, थ्रेड बियर डिस्कशंस नहीं होंगी, तो फायदा कैसे मिलेगा यह कहना कि जनाब आप सिर्फ वन गो में एक साइड से बात करके आगे बढ़े।
नहीं, दरअसल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उनको एक राइट पर्सपेक्टिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। उनके कहने का मतलब है कि दो मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जो सिंतास माहदे के नाम से मशहूर है, और लेकिन उसमें जो नुकसान है, जो अभी हमारे दोस्त भी कह रहे थे, बीजेपी से जो हमारे दोस्त है वो भी कह रहे थे, उसका सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर की रियासत को उठाना पड़े, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आप 4 साल कि 3 साल 4 साल की तो ये आपकी ट्रीटी नहीं है, इसको तकरीबन 50-60 साल से ये ट्रीटी जो साइन की है दो मुल्कों ने, आप दो मुल्कों के दरमियान माहदा है, लेकिन हालात मुल्कों के इस तरह है कि जो हॉस्टाइल है, जो सिचुएशन इस वक्त बनी है, अगर इस वक्त आप ये कहा जाए कि इसको वन साइडेड तरीके से स्क्रैप किया जाए ट्रीटी को, मेरे ख्याल में उनके कहने का मतलब यह है कि दो मुल्क के दरमियान जो आ रही दूरी है, जो वहां पर जो हॉस्टिलिटी का ये माहौल है, उसमें ज्यादा इजाफा होगा। तो उनका कहने का मतलब यह है कि अगर दो मुल्कों ने अपनी ट्रीटी की और भारत के लोग, हमारे उस वक्त के हुक्मरान ने कोई ट्रीटी की है, जम्मू कश्मीर के लोग उसमें शामिल थे या नहीं थे, लेकिन बजाय इसके कि हम गड़े मुद्दे उखाड़े, कंपनसेट करें कि जिस तरह की सिचुएशन जम्मू में बनी रहती है, जिस तरह की कुछ सिचुएशन कश्मीर में बनी रहती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो इसको कंपनसेट करे और जम्मू कश्मीर के लोग पावर के इस अकाउंट पर सफर ना करें। तो ये कहने का मतलब है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, मैं आऊंगा, बस ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और कुछ चीजें आपको याद भी दिलाता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं, बड़ा आबिद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्या वाकई तौर पर उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट यही है कि सिंतास आबी मुआहदे ने नुकसान किया, या वो प्रोस्पेक्टिव और वो नजरिया समझ में नहीं आया, या वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं किया गया प्रेस मीडिया के जरिए से, मीडिया पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का, उनके जरिए से, और इतना कंफ्यूजन हुआ? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं उमर साहब का एक 2 लाइन का एक स्टेटमेंट देख रहा था, उनका भी यही मानना है ऑलमोस्ट, जिस तरीके से अभिजीत जसरोटिया कह रहे हैं, जिस तरीके से राठौर साहब अभी बता रहे हैं कि देखिए हमारी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इसमें बात होकर ही बात बनेगी कि आखिर कैसे किया जाए और कौन कौन सी चीजें कहां से लेनी है। देखिए गौर साहब, पहले तो मैं ये यहाँ पर आपको वाजिया बात कर दूं, जैसे अभी ये साहब ने बोला, ये कैसे ट्रीटी हुई, फील्ड मार्शल अयूब खान के दरमियान हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरमियान हो गई, लेकिन इनके जो नेगोशिएटर थे वो ये बोलना भूल गए, वो वर्ल्ड बैंक था। और वर्ल्ड बैंक ने जब ये नेगोशिएट किया था, ये दिस ऑल हैपेंड टू रिजॉल्व ऑल दोज कॉन्फ्लिक्ट्स सबमर्जिंग द सब कॉन्टिनेंट उस टाइम पे, क्योंकि जितने भी वॉर या कुछ भी हो गए थे, ये एक ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट रहा है जिसने हमेशा दर्शाया है कि गुडविल और म्यूचुअल कोऑपरेशन क्या होती है। बात जहां तक सही मैं मानता हूं, चाहे वो अभिजीत साहब ने बोली, रफीक साहब ने बोली, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं इसमें पीछे रहे हैं। देखें, अगर बात नहीं की जाए तो हमें ये सोचना होगा, जैसा कि टाटा ट्रस्ट ऑफ मुंबई 2005 में अपनी स्टडी में बोला था कि करीबन 6500 करोड़ का नुकसान जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ता है। उसके बावजूद जो हमारी मेन जो हब हमारा रहता है इनकम का, रेवेन्यू जनरेशन का, या जो मेन ऑक्यूपेशन यहाँ की एग्रीकल्चर है, 70% जिसपे डिपेंडेंट हमारा रेवेन्यू करता है स्टेट है, और उसमें आज तक अगर देखा होगा 1960 से 200 करीबन 2,75,000 कनाल की इरिगेशन हो पाई है, जबकि आज तक 2021 तक 3,18,000 पे ही वो पहुंचा है, और सिर्फ 16% की इरिगेशन लैंड इरिगेट हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो नुकसानात है उस पर बात करने के लिए, उस पर फिर से एक डिस्कशन, थर्ड बियर डिस्कशन हो इस ट्रीटी में, उस पर उमर साहब ने बात की, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। अब फारूक साहब, क्या वाकई तौर पर वक्त आ गया है कि इस हसास मामले पर एक आवाज में जम्मू कश्मीर की सारी लीडरशिप आए? क्योंकि गर्मियों में जम्मू, सर्दियों में श्रीनगर, फिर जब मैं किसानों की बात करता हूं तो जम्मू प्रोविंस के अंदर ये अभिजीत जसरोटिया साहब जिस तरीके से गिनवा रहे हैं, इनको एक अलग परेशानी है पीने के पानी के लेकर, फिर इरिगेशन की फैसिलिटी। तो अगर ये साझा मामला इंटायर जम्मू कश्मीर का है, चाहे बात दिल्ली से करनी पड़े या दिल्ली से होते हुए पाकिस्तान करनी पड़े, इसमें आर क्या आज के दिन में है? एक्चुअली मैं गवर साहब एक चीज़ अर्ज करूंगा आपको, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हमारी जम्मू कश्मीर के हवाले से, सब इसके हवाले से इन्वॉल्व हुए, कोई इसमें बड़ुलजिमा नहीं है। पिछले 1960 में ये मादा हुआ,
इन पार्टियों के सामने इनका वजूद उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। मेरे ख्याल से हर एक पार्टी को उस टाइम देखने की ज़रूरत थी कितना नुकसान है हमारे इस इंटरसिटी वाटर के हवाले से, फ़ायदा है जम्मू कश्मीर के हवाले से इस ट्रीटी से। मगर आज हमें नज़र आ रहा है हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के लोगों की होनी चाहिए, चाहे पावर के हवाले से हो, चाहे पानी के हवाले से हो, चाहे एग्रीकल्चर के हवाले से हो। आप देखें हमारी सिचुएशन जो है इस वक्त पिछले 4-5 सालों से बनी हुई है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जितना भी हमारा एनवायरनमेंट था पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से उस इस वक्त तबाह है। हमारे दरिया इस वक्त सूख रहे, हमारे चश्मे इस वक्त सूख रहे, हमारे जो ग्लेशियर्स बड़े बड़े ग्लेशियर्स है जिस पे हम डिपेंडेंट थे पानी के हवाले से, पावर के हवाले से, वो इस वक्त सूख रहे। रही बात अब इस ट्रीटी के हवाले से रिव्यू करने की ज़रूरत है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताई इसके हवाले से बात, इसमें रिव्यू करने की ज़रूरत है कि इसकी गारंटी जिसके पास है वो वर्ल्ड बैंक के पास है। ऑलरेडी दौरा हुआ वर्ल्ड बैंक के साइड से, पाकिस्तान के साइड से, कश्तवाड़ भी साइड से भी दौरा हुआ, जम्मू साइड से भी दौरा हुआ। मेरे ख्याल से एक प्रोसेस चल रहा है इसके हवाले से। मगर जो पानी का मसला हो, चाहे ये पाकिस्तान के लोग हो, चाहे हिंदुस्तान के लोग हैं, इंसानी बुनियाद पे टिका हुआ है पानी के हवाले से मसला। मैं आपके पास आ रहा हूँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है रफीक रातर साहब। मेरे सामने 24 अप्रैल सन 2017 का वो बयान भी है जब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा दिल्ली थी, वजीर आज़म साहब से मुलाकात करके बाहर आई और मीडिया से उन्होंने बात की, और उस वक्त भी पावर प्रोजेक्टों का जिक्र हुआ। और एक सवाल के ज़मीनी जवाब में उन्होंने ये कहा कि देखिए वक्त आ गया है कि हमने ट्रीटी पर भी बात करनी है और अपने हकूक भी लेने हैं। तब वो बीजेपी वाली बात नहीं थी। आज आपने डायरेक्टली उमर अब्दुल्ला साहब पर यह इल्जाम लगाया कि आप तो सुर बदल रहे हैं, बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, इससे बीजेपी को नेशनल हुकअप पर फायदा होगा। ये पॉलिटिक्स क्यों इतनी जल्दी जल्दी हो रही है जबकि बिना समझे और बिना देखे बयानात आ रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि देखिए बड़ा होस्टाइल एटमॉस्फेयर है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो मोहब्बत जी का कंसर्न जो है वो जेन्युइन कंसर्न है। वो होस्टाइल कब नहीं था? 2017 में नहीं होस्टाइल था जब कश्मीर जल रहा था, तब तो ज्यादा होस्टाइल था। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूं, बस एक मिनट मुझे दे दें आप। तो उनके कहने का मतलब ये था कि खुदा न खास्ता ये जो ट्रीटी है इसको कहीं पर वन साइडेड स्क्रैप करके दो मुल्कों के दरमियान ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जहां हम जंग की सूरत हाल में पहुंचे। नंबर एक ये था। दूसरा ये कि देखिए जब आप नुकसान की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लोग, मैंने पहले भी कहा कि हम इसका नुकसान उठा रहे हैं, और मेरे ख्याल में जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं वो सब इसके साथ इत्तेफाक करते हैं, दो राय इसमें नहीं है। अब इसको कंपनसेट करने की जरूरत है। कंपनसेट जब हम बात करते हैं तो पहले भी जब हमारी सरकार थी बीजेपी के साथ तो एजेंडा ऑफ अलायंस में पहले पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र था, और जो उसूली तौर उस वक्त की सरकार जो बीजेपी की सरकार थी उन्होंने उसूली तौर माना था कि हम दो प्रोजेक्टों को कंपनसेशन के तौर अब जम्मू कश्मीर को हैंडओवर करेंगे। वो सिचुएशन वो हालात जो के तू ही रहे, लेकिन उस पर कोई ज्यादा पेश रफ्त ना हो सकी। तो आज भी महबूबा जी का ये मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कंपनसेट किया जाए, और कंपनसेट करने का तरीका ये होगा कि प्रोजेक्ट जो हमारे लेबलिंग चीफ मिनिस्टर एज ए बीजेपी डमी समथिंग एल्स। अभी मैं आबिद के पास भी चलूंगा, वो भी इस पे रेस्पॉन्ड करेंगे। ऑडियो थोड़ा मेरा क्लियर नहीं है उनका, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये इशू बन रहा है यहाँ पर, और ये देखा जा रहा है कि क्या उमर ने ये बोला भी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं जो अभी बात कर रहा था मैंने उसी पर बात की। मैंने कहा आपको कि दोनों मुल्कों का माहौल होस्टाइल है, और चूंकि बाहर इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, चूंकि उनका तरीकेकार रहा है कि इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है वो आपको लगता है वाकई तौर पर उमर साहब ने अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, सब लोग मान रहे हैं अक्रॉस द पार्टी, सारे मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो रहा है, यही अक्कासी उमर अब्दुल्ला ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की वहां पर जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस पर लेबलिंग करना किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? और फिर बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रंगा राजन कमेटी की रिपोर्ट, वो अभिजीत पास भी मैं चलूंगा, जरा पहले इस पर आप दें कि महबूबा मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से फौरन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को ब्रीफ किया कि जनाब ऐसे ऐसे हुआ है। देखिए गवर साहब, इसे हम कहते हैं एन अटेम्प्ट टू राइज फ्रॉम डेसिमेशन थ्रू डेस्परेशन। देखिए क्या होता है कि हर बार जब कोई फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस ले रही है उसमें आपने देखा होगा एक अब्रप्ट वे से उसको नेगेटिव तरीके से पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उमर साहब ने जो बात कही मैंने उसके पहलू आपको समझा दिए, जो हमें स्टेट को, जो J&K
का लॉस होता है, करीबन 6,500 करोड़ का लॉस है। और ये डॉक्यूमेंटेड स्टैटिस्टिक्स है, ये मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा। जितना मैंने एग्रीकल्चर लैंड की इरिगेशन के बारे में बोला, वो भी एक स्टैटिस्टिक्स है, आप खुद चेक कर सकते हैं। देखिए, उमर साहब का सीधा सीधा कहना है कि जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स है, हमें सिर्फ उन पे परमिशन मिल जाता है। लेकिन जबकि चिनाब, जहलम और जो इंदस है, दीज फ्लो फ्रॉम कश्मीर, और इस पे चाहे छोटे स्टोरेज बनाना हो या पावर प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन, उसमें थोड़ी रियायत करनी चाहिए। He wants the both countries to renegotiate the terms, not to abandon the TT completely. ये तो पहले मैं जवाब दे दूं पीडीपी के यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं, तो हर चीज को इस पहलू में और पसे मंजर में देखने की कोशिश की जाए। ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज होगी अगर रिनेगोशिएट टर्म्स हो जाए। जबकि हिंदुस्तान सरकार ने फॉर्मल नोटिस भी भेजा है 2024 में, जैसा आपने सही 2 नोटिस ऑलरेडी सर्व हो गई है, ताकि पाकिस्तान टेबल पे आए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमको हॉस्टिलिटी की बुनियाद पे हम ये बोलें कि स्टेट हमेशा नुकसान उठाते जाए और हम पिसते रहें। हम क्यों नुकसान उठाए जबकि ऐसी चीजों को नेगोशिएट किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इल्जाम तो यह भी है ना कि फिर अगर ये हमारे पास तलक तजुर्बा था, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोबारा वही किया कि दोबारा से प्रोजेक्ट्स भी दिए, उस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन अभिजीत, बड़ा इंपॉर्टेंट है रंगाराजन कमेटी साहब की रिपोर्ट, और सी रंगाराजन साहब की ये रिपोर्ट मेरे हाथ में भी है। उन्होंने बड़े इलॉबरेट तरीके से बड़ी चीजें बताई है। क्या वक्त आ गया है अक्रॉस द पार्टी से थोड़ा सा ऊपर उठ के सभी पार्टियां वन वॉइस में प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उन्हें कहा कि जनाब ठीक है, एनएचपीसी का मामला अपनी जगह है, लेकिन हमारे स्टेट के बहुत सारे इश्यूज हैं, इसमें आप मदद करें और हमें नेगोशिएशन के तौर पर या कंपनसेशन के तौर पर कुछ चीजें दी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर की रियासत को और रियासत के अवाम को यह लगे कि दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि जम्मू कश्मीर की रियासत की अगर आप बात करते हैं, अस्तवाल रियासत की बात करते हैं, यूटी की बात अगर आप करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले केंद्र की तो हमेशा सेंटर को जम्मू कश्मीर को लेकर तो हर एक चीज सीरियस रही। जो भी प्रोजेक्ट्स आए आपके सामने, और ये प्रोजेक्ट्स कहाँ से बनाए गए? केंद्र से फंड किए बनाए गए। जबकि यहाँ पर जो सरकारें थे जिन्होंने रोशनी के नाम पर यहाँ पर लोगों से जमीनें उन्हें पौने दामों पर बेची थी, उसके बाद रोशनी स्कैम, और हमारे को तो स्कैम ही मिला। हमारे में से तो किसी के घर पे बिजली नहीं पहुंची, बिजली रोशनी स्कैम के घर वालों पे पहुंची। तो इन सरकारों की पहले कितनी गंभीरता रही और पहले कितने अपने इन सब चीजों को लेकर ये सीरियस रहे, इनको भी देखने की जरूरत है। मैं जब 1960 की बात करता हूं तो मैं क्यों बात करता हूं कि कांग्रेस ने एक ही आंख से देखा। अब वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे थे कि वर्ल्ड बैंक किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, सबसे पहले तो 60 से लेकर और 95 तक तो उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। बात इसके अंदर ये आती है कि वर्ल्ड बैंक अगर आपको प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर रहा है, 3 जो दरिया है जो 33 मिलियन एकड़ फीट का आपको पानी दे रहे हैं, वो आप अपने पास रख रहे हैं। जो 135 मिलियन एकड़ फीट है वो आप आपको दे रहे हैं, तो आपने क्या एक आंख से नहीं देखा? अब मैं एक आंख से और बताता हूं कांग्रेस ने कब देखा था, अगर आपको याद होगा। अब देखिए ना, ये वो हिस्ट्री वाली बात है ना। आज के दिन में इस सारे प्रोसेस से एंटायर जम्मू कश्मीर को नुकसान है। अगर बीजेपी भी ये मान रही है कि जनाब जम्मू प्रोविंस, लेट इट बी जम्मू प्रोविंस, में इसलिए बता रहा हूं बीजेपी का आई है कि हमारा जी वोट बैंक सबसे ज्यादा जम्मू है, इसलिए मैं जम्मू से आपसे लेकर चलता हूं। कश्मीर से हमारी दोनों रीजनल पार्टियां ये मान रही है, हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो ये मान रही है कि जनाब रीनेगोशिएशन और किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ मिले, राहत मिले। रंगाराजन साहब की रिपोर्ट, फिर जो टॉक्स हुए थे, जो ग्रुप्स बने थे, लगभग 3 ग्रुप्स मनमोहन सिंह साहब के टेन्योर में, उनकी रिपोर्ट्स के अंदर भी, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के अंदर भी इस बात का जिक्र है कि जनाब वापस भी किया जाए और एक सिस्टम बनाया जाए। क्या आज के दिन में इस सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए अगर पेश किया जाता है कोई फॉर्मूला, तो इसमें हर्ज क्या है? शुरू करें, लीव द कांग्रेस असाइड कि उन्होंने क्या किया, कब कैसे गलती की, कब कहां से क्या किया। आज तो मसला जम्मू कश्मीर का है ना, आप भी जम्मू कश्मीर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गौहर साहब, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि ये चीजें वोट बैंक देखकर नहीं की जाती है, ये तो देखा जाएगा। सबसे पहली बात आती है, अगर आज आप बात करें तो आपके साथ नाइंसाफी किसने की, उसकी बात नहीं करेंगे। मेरे कंट्री के लोग 60-70 साल से पानी की बूंद को तरसते रहे, और मैं बोलूं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की वजह से मेरा नुकसान किया गया, मेरे लोगों को इंटेंशनली गरीब रखा गया, मेरे लोगों ने एक एक बूंद पानी को तरसे, तो मैं उसकी बात ना करूं? अरे ये बात करते हैं, मैं तो हर चीज की बात करना चाहूंगा। आपका इतना बड़ा चैनल है गौर साहब, वो आप तो हर चीज को गंभीरता से लेते हैं। आपको पता है मंगला डैम पाकिस्तान ने बनाया था वर्ल्ड बैंक से, और हमारे यही वेस्ट हमारे पीओजे के जो रेफ्यूजीज हैं उनकी जमीनों पर बना, उनके तो चेक रेडी थे। इंदिरा गांधी जी ने भुट्टो साहब को फोन करके मुबारक दी, लेकिन चेक नहीं लिए उनसे, आज तक भी चेक नहीं मिले उनको। तो गलती तो आपने की है। हम जहां तक हमारी बात आती है, अभी ये काम शुरू हुआ शाहपुर कड्डी वाले प्रोजेक्ट में, जिसमें 20% का जो है बिजली और काफी हद तक पानी जम्मू को दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को। हम तो बिल्कुल इंसाफ के साथ बात करें, लेकिन जिन्होंने आज तक नहीं किया उनसे भी जिस तरीके का बयान आ रहा है और जिस तरीके से नेशनल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का खदशा है, फिर तो पीडीपी कहीं ना कहीं सही है कि जनाब इस पर सियासत ज्यादा होगी, काम कम होगी, डिस्पाइट फैक्ट कि हर एक पार्टी ये मान रही है
कि जनाब जम्मू कश्मीर के लोगों के राहत होनी चाहिए, नुकसान है अक्रॉस द पार्टी, सब ये मान रहे हैं, लेकिन जाते हैं तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 कैसे दिए, 6 प्रोजेक्ट्स कैसे दिए, सन 97 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, फिर तो कहीं ना कहीं जो अप्रहेंशंस पीडीपी के हैं वो सही भी दिख रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं जी आबिद, चलिए आबिद का राब्ता मैं फटाफट से आपके पास आऊं। रफीक साहब जरा, फिर तो आपका कहीं ना कहीं सेकंड ही हो रहा है ना इस पूरे मामले में। जी ने कहा वो फैक्ट है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। देखिए जब आप रीनेगोशिएशन की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना आपको पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। उसके बजाय बेहतर ये होता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कैसे देखें कि हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, हमारे इतने प्रोजेक्ट है, और सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम ही सफर करते हैं। जम्मू वाले हमारे लोग ये गर्मियों में सफर करते हैं, कश्मीर के लोग सर्दियों में सफर करते हैं। अगर हम पावर प्रोड्यूस करते हैं तो कितना बेहतर होता। हमें दो प्रोजेक्ट्स पर ऑलमोस्ट फाइनल भी हो चुका था। 2 प्रोजेक्ट्स को अगर हैंड ओवर करते स्टेट गवर्नमेंट को होते कि रीनेगोशिएट करें टीटी पर साइड, फिर वर्ल्ड बैंक क्योंकि कस्टोडियन है इसकी, तो इतने लंबे प्रोसेस में जाने की। ठीक है जी, आप इतना फटाफट से आप भी रिएक्ट करें। ये जो जिस तरीके से अभिजीत ने अपना व्यू पॉइंट रखा, बात तो होनी है, फिर पुरानी बातें भी चलेंगी, तो कहीं ना कहीं जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का खदशा वो तो सही है। फिर जो आपका पोल मैनिफेस्टो है 200 यूनिट फ्री वाला बिजली, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, वो कह रहे थे कि साहब 200 यूनिट वाला मामला तो है, लेकिन ये तो उन्हें मिलेगा जो बीपीएल है। तो आपका पोल प्रॉमिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा ये अलग अलग है। आज ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, ये तो बड़ी मुश्किल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेट आउट करना कि किस तरीके से इसको ये मेट आउट करेंगे। देखिए ये जो पूरा मुद्दा है आईडब्ल्यूटी का, ये सराउंडिंग है जो हमारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है 20,000 मेगावाट का, जो यहाँ से हाइड्रो पावर जनरेट हो सकता है, उसकी लड़ाई है। हाँ, अभी तक हम 3,200 पे ही काम चला रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल को रियलाइज करने की सोच में, उसी फिक्र में उमर साहब ने ये बयान कॉन्फ्रेंस ऑफ पावर मिनिस्टर्स में दिया है। और हम चाहते हैं कि नेगोशिएट टर्म्स हो, ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट हो, हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो हो, हमारे पावर सेक्टर में सरप्लस पावर जनरेट हो, ताकि हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े, बल्कि यहाँ की जो हमारी जरूरियात है उसको पूरा करके बाकी जो पावर बचेगा उसको हम बाहर एक्सपोर्ट करें। तो यही इसके पीछे हमारा रीजन है, हम नेगोशिएट करना चाहते हैं। रही बात जो आपने एलजी साहब के खुतबे की बात, यहाँ पर एक डुअल गवर्नेंस का मॉडल चल रहा है, एक यूटी सेटअप में रह रहे हैं, उनकी सोच, उनका रद्द अमल किसी चीज को लेके अलग हो सकता है। आबिद वानी साहब बड़े अदब के साथ, एलजी साहब ने जो खुतबा पढ़ा वो स्टेट कैबिनेट ने वेट होके दिया है। देखिए जहां तक आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 200 यूनिट के बारे में आप बोल रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं समझ सकता हूं आपको समझने में या उनको बोलने में कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन को डिसेंट्रलाइज करने में कहीं ना कहीं गलती हो गई, लेकिन वी आर कमिटेड टू आवर मैनिफेस्टो। 200 यूनिट बिजली हमने फ्री देने का दावा किया है और उसको हम पूरा करेंगे। और हमने कई चीजों में पहल भी की, चाहे वो एकेडमिक सेशन का हो, चाहे एज रिलैक्सेशन का हो। ऐसे ही आने वाले वक्त में सभी प्रॉमिस पे हम खरा उतरेंगे। जल्दी से आप कुछ पॉइंट रखना चाहते थे इस 200 यूनिट वाले मामले पर। जी एक तो आपने इनको क्लीन चिट दे दी रोशनी स्कैम से, वो उनसे नहीं पूछा, खैर वो बोलेंगे भी नहीं उस पे, ना ये बोलेंगे, ना कांग्रेस वाले, ना पीडीपी वाले बोलेंगे। लेकिन एक बात है आबिद साहब, क्योंकि आपने लिखा है 200 यूनिट फ्री, आपने कहीं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन नहीं लिखा है। मैंने अभी अपना बिल देना बंद कर दिया है, और मैंने उमर साहब को पहले भी कहा था मेरा 200 यूनिट का उमर साहब ने बिल देना, उनको कहिए प्लीज हाँ बिल चुका दिया करें, मैं तो 200 यूनिट फ्री लूंगा बिजली आपसे। जी रफीक साहब, आपका भी कमिटमेंट एक लूंगा, फिर मैंने जरा फारूक साहब से क्लोजिंग कमिट लेना है। जी मैं गुजारिश कर रहा था, एलजी साहब ने मेरे ख्याल में पहले ही ऐलान किया था कि जो डीपीएल जुमरे में जो लोग आते हैं उनके लिए 200 वो उनने गवर्नमेंट फॉर्मेशन से भी पहले उनने ऐलान किया था। मेरे ख्याल में उनने उसी का इरादा किया परसों, उनकी जो स्पीच रही असेंबली में, जो उनका एड्रेस रहा। तो एक बात, दूसरा यह कि मैं फिर दोहराऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपॉलोजेटिक होने की बजाय जो आप टर्म्स, वो ट्रीटी की टर्म्स, उन पर सवाल उठाएंगे, बेहतर यह होगा कि अपने लोग हैं, अपनी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, हमारे अपने वजीर आज़म, उनके पास जाइए और उनसे कह दीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं, हमें पावर प्रोजेक्ट्स को वापस करें, ताकि ये जो लॉस हम उठा रहे हैं उसको कंपनसेट हो जाएगी। तो इसमें ट्रीटी लाने की, फिर रीनेगोशिएट, फिर दूसरे मुल्क के साथ आप करेंगे, बेहतर होगा अपने लोगों के साथ करें, बात करें। ठीक है, नेगोशिएट अपने मुल्क के साथ। लेकिन फारूक डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लोज
नोट कीजिएगा आप भी इस कमेटी के अंदर। अब जिस तरीके से मैनिफेस्टो है, जिस तरीके की सियासत है, इस बीच जो इंडस्ट्री को एक उम्मीद थी कि बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा और विंटर्स के अंदर बिला खलल बिजली मिलेगी, फिलहाल आंख मचोली तो शुरू हो गई है पहले से ही। लेकिन कल इसी प्रोग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने यह कहा था कि 300 यूनिट इजाफी बिजली भी दी जा रही है। और क्या तब्दीली है ग्राउंड पर नई हुकूमत बनने के बाद बिजली महकमे के हवाले से, कटौतियों के हवाले से, और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन इन 10-12 दिनों में कहीं मेट आउट होती हुई नजर आ रही है? देखिए गवर साहब, मैं अर्ज करूंगा, एक्सपेक्टेशन थी जब यहाँ पर हुकूमत बन गई 8 अक्टूबर के बाद, चाहे हमारी बिजनेस कम्युनिटी हो, इंडस्ट्रीज हमारी हो, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी पावर के हवाले से, पानी के हवाले से, ताकि हमारा बिजनेस चले यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपने सही बात इनको की, क्योंकि आपको एक टेबल पे आने की ज़रूरत है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से बात करने की ज़रूरत है इस वक्त। पिछले 6 सालों से हमारी इंडस्ट्री सफ़र हो रही थी, यहाँ पर हमारा बिजनेस सफ़र हो रहा था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हवाले से एक एक्सपेक्टेशन थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आई यहाँ पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी होता है। 6 साल के बाद हमें अपनी हुकूमत मिली यहाँ पर, मगर जो ये लड़ाई झगड़े इनके हवाले से चल रहे हैं आज भी, इस वक्त भी इस पे सियासत होते। सही बात इनको फरमाई, आप जॉइंटली जाए दिल्ली सरकार के पास, ताकि जितने भी मसाइल मुश्किलात है पावर के हवाले से, पानी के हवाले से, उनको आप एड्रेस कीजिए, आप सियासत साइड में छोड़िए। मगर अभी भी ये लोग यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, अभी भी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आया। हमें एक्सपेक्टेशन थी पावर के हवाले से, हाँ सुधार हुआ कुछ मसलों में, जो आपने अभी बात की, यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से सुधार हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। तरह एज के हवाले से सुधार यहाँ पर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पावर के हवाले से अभी हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ये पावर तभी हमें मिलेगा, चाहे हमारी इंडस्ट्री हो या बिजनेस कम्युनिटी हो, हमारे लोग हो जम्मू कश्मीर के हवाले से, तभी हमें ये मिलेगा जब ये तमाम तंजीमें एक पेज पे आएगी, एक टेबल पे आएगी। जितने मसाइल मुश्किलात है जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से, वो दिल्ली सरकार के पास ले जाएंगे। मगर अभी भी ये सियासत में मसरूफ है, इल्जाम तराशा हो रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से शायद मामला कहीं ना कहीं बिगड़ता भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी फारूक साहब, आबिद साहब, रफीक राथिर साहब और अभिजीत जिसरोटिया साहब। वक्त की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। मामला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी पर बात दिल्ली में हुई थी, उसकी आवाज श्रीनगर में सुनाई दी गई। मामला सबकी नजर में है, लेकिन सियासत भी हर तरफ से है। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही।